नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो पनौती जब से ट्रेंड हुआ है वर्ल्ड कप के बाद, वो ऐसा नरेंद्र मोदी के नाम के साथ चस्पा हो गया है कि अब ये लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में कम से कम ये उनके नाम के साथ हटने वाला नहीं है। और अब तो सोशल मीडिया पर लोग इस तरह से लिख रहे हैं कि भाई हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए पप्पू ठहराने के लिए राहुल गांधी को। पप्पू तो उन्होंने नहीं ठहरा पाए, लेकिन मुफ्त में पीएम मोदी के साथ पनौती नाम जो है वो जरूर जुड़ गया है, वो पनौती जरूर बन गए हैं, ऐसा लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। जब से पनौती ट्रेंड हुआ है और उसके बाद से राहुल गांधी ने जब से पनौती शब्द का इस्तेमाल राजस्थान की एक रैली से किया है, मानो कि बवाल और ज्यादा बढ़ गया है। और भारतीय जनता पार्टी को अचानक सारी भाषा की मर्यादा जो है वो याद आ गई है। वो प्रधानमंत्री के उस बयान को शायद भूल गए जब उन्होंने कहा था कि बटन ऐसा दबाओ जैसे आप विपक्ष को फांसी दे रहे हो, या फिर अमित शाह ने कहा था दिल्ली इलेक्शन में कि बटन ऐसा दबाओ कि शाहीन बाग तक करंट पहुंचे। मूर्खों का सरदार राहुल गांधी को कहा जाना, पप्पू तो लगातार अलग अलग रैलियों से, तमाम जगहों से उन्हें सालों से कहा गया। जर्सी काओ, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, और इस तरह की न जाने एक लंबी फहरिस्त है जो मैं आपको अगर सुनाना शुरू करूं तो शायद ये प्रोग्राम खत्म हो जाए, जो राहुल गांधी और गांधी परिवार के साथ जोड़ी गई। लेकिन आप ये देखिए कि जब से पनौती शब्द राहुल गांधी ने इस्तेमाल किया है, तब से मानो कि एक राजनीतिक कोहराम समझ गया है और भारतीय जनता पार्टी लगातार इसको लेकर अब मुखर है। और उसके साथ साथ जो सरकारी दरबारी मीडिया है, जब राहुल गांधी को इन नामों से पुकारा जाता है तो उसे कोई एतराज नहीं होता। लेकिन आप ये देखिए कि जब से राहुल गांधी ने पनौती शब्द का इस्तेमाल पीएम मोदी के लिए किया है, वो भी जनता के बीच में से आया था, उनको उन्होंने हाथों हाथ लिया और उसके बाद उन्होंने उस रैली में इसका जिक्र किया, तब से ही लगातार इसको लेकर डिबेट की जा रही है। लेकिन फांसी वाले बयान पर, मूर्खों के सरदार वाले बयान पर और इसी तरह के तमाम नाम जो जोड़े गए, उसको लेकर किसी तरह का कोई डिबेट, कोई शो या प्रधानमंत्री की कोई जवाबदेही तय नहीं है। वो हम सब्र कर सकते हैं फिर भी कि वो सरकारी दरबारी मीडिया है, वो लगातार 9.5 साल से इसी तरह से गुलामों की तरह पत्रकारिता कर रहा है, सरकार की गोद में बैठकर, कदमों में बैठकर। लेकिन चुनाव आयोग को लेकर भी अब सवाल उठने लगे हैं। आपको पता ही होगा कि राहुल गांधी ने जेब कतरे वाला जो बयान दिया और उसके साथ साथ पनौती वाला जो बयान दिया, जो रैली में उन्होंने कहा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग में शिकायत की और उसके बाद राहुल गांधी को नोटिस जारी किया गया है और 25 तारीख तक, 25 नवंबर तक, यानी कल शाम तक का वक्त दिया गया है कि वो जवाब दें इसको लेकर। लेकिन आप ये देखिए कि चाहे मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री का ये कहना कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज वो देंगे, जो कि खुले तौर पर मोरल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है, उसको लेकर कोई संज्ञान चुनाव आयोग नहीं लेता। पूरा का पूरा राजस्थान, मध्य प्रदेश का अगर हम चुनाव प्रचार देखें और खासतौर पर राजस्थान की मैं बात करूंगी, वहां पर कन्हैया लाल का जिस तरह से जिक्र किया गया, और अब भी लगातार सोशल मीडिया से तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो ये ट्वीट कर रहे हैं और ये लिख रहे हैं कि वो हिंदू थे इसलिए कन्हैया लाल का कत्ल कर दिया गया और उसके हिंदू होने की सजा उनको मिली है। तो जो वोटर्स हैं वो ये सब देखभाल के जो है वो वोट करें। और प्रधानमंत्री तो लगातार कन्हैया लाल का जिक्र करते रहे। योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से हमास, अफगानिस्तान से लेकर तालिबान, इस सफर का जिक्र किया और पूरा सांप्रदायिकरण जिस तरह से राजस्थान की सियासत का, इस पूरे इलेक्शन कैंपेन का किया गया, उसको लेकर कोई संज्ञान चुनाव आयोग ने नहीं लिया। तो इसीलिए सवाल ये उठता है कि जिस तरह से ईडी, सीबीआई और आईटी सिर्फ और सिर्फ जो विपक्ष के नेता हैं उनके घरों का दरवाजा खटखटाती है, उनकी जांच होती है, उनको समन भेजे जाते हैं, क्या बिल्कुल उसी तरीके से चुनाव आयोग भी काम करता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि सारे एग्जाम्पल जो हैं उन चुनाव आयोग की तत्परता के, वो ये साबित भी करते हैं कि जब प्रधानमंत्री, आप ये सोचिए कोई ऐसा वैसा नेता नहीं, बल्कि एक लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री किस तरह की भाषा का इस्तेमाल चुनावी रैलियों से करते हैं, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो ये लोगों को ये बताएं किस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसकी धज्जियां वो खुद उड़ाते हुए नजर आते हैं। लेकिन चुनाव आयोग उसको लेकर कोई संज्ञान नहीं लेता है।
इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, एक रिकैप जरूर कर लेते हैं। मैं सबसे पहले पनौती वाला वो बयान राहुल गांधी का और जेब कतरे वाला जो बयान है उनका, जो रैली से उन्होंने कहा है, वो दोनों आपको जरूर सुनवाना चाहूंगी। एक बार सुनिए ताकि आपको भी अंदाजा हो कि क्या वाकई जो हिंसक बयान, जो सांप्रदायिक बयान, जो बातें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के लिए की जाती रही, क्या इसमें और इसका कोई कंपैरिजन भी किया जा सकता है? सुनिए जरा। याद है? हाँ, क्या पनौती पनौती पनौती, वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। तो आपने सुना पनौती वाला बयान, और मैं चाहूंगी कि टीम एक बार जो जेब कतरे वाला बयान है वो भी राहुल गांधी का एक बार चलाएं, क्योंकि उसको लेकर भी चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भेजा है। देखिए भाइयों और बहनों, जेब कतरे सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले 3 लोग आते हैं, अकेला नहीं आता। सबसे पहले क्या होता है, एक बंदा सामने आता है, आपके ध्यान को इधर उधर करता है ना, उल्टी सीधी बात बोल देगा। पीछे से एक और बंदा आता है, वो जेब काट देता है, सही। और तीसरा बंदा देखता है कि अगर जिसका जेब कटा, अगर इसने कोई आवाज की तो उस पर आक्रमण कर दें, उसको डरा दें। ऐसे जेब काटी जाती है। ध्यान इधर उधर करने वाला नरेंद्र मोदी, जेब काटने वाला अदानी, और बाद में लाठी मारने वाला अमित शाह। तो अभी आपने सुना राहुल गांधी के इस बयान को। इसको अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है कि एक एग्जाम्पल के तौर पर ये चीजें कही गई हैं, और मैं यहाँ पर इसको जस्टिफाई करने या फिर ये किस तरह से कहा गया इसलिए नहीं बैठी हूं, बल्कि एक तरह से हम एक तरह का कंपैरिजन यहाँ पर कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि क्या कुछ पहले किया जा चुका है और क्या राहुल गांधी ने कहा है, और चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उस पर यहाँ पर बात करना बेहद जरूरी है। क्योंकि एक और बात महत्वपूर्ण जो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि आपने देखा होगा कि जब छत्तीसगढ़ में जब दूसरे फेज का चुनाव हो रहा था, तब प्रधानमंत्री झारखंड पहुंच गए थे और वहां पर आदिवासी वोट जो है, जो छत्तीसगढ़ का, उसको रिझाने के लिए वो भगवान बिरसा मुंडा की जो जयंती थी उस मौके पर वहां पर गए थे। और अब आप ये देखिए कि कल वो मथुरा पहुंच गए। तो कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ा जाता है जब चुनाव प्रचार थम जाए तो प्रधानमंत्री कहीं और जाकर चुनाव प्रचार ना कर रहे हो, मतलब नॉट टेक्निकली, लेकिन वहां पर जाकर चाहे लोगों से बात ना कर रहे हो या फिर वोटर्स को रिझाने की कोशिश ना कर रहे हो। तो कल भी प्रधानमंत्री ने वही किया मथुरा जाकर। और ये नहीं भूलना चाहिए कि मथुरा से राजस्थान के कुछ जिले हैं, जिस तरह से अलवर है, धौलपुर है, करौली और भरतपुर, ये सब, इसके अलावा और भी 1-2 जिले हैं जो उससे मिलते हैं। और राजस्थान का जिक्र करना भी प्रधानमंत्री कल मथुरा से नहीं भूले, जहां पर उन्होंने मीराबाई की जो 525वीं वर्षगांठ जो मनाई जा रही है, शायद पहली बार मनाई जा रही होगी, मैंने इससे पहले तो ये नहीं सुना, हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन हर वो मौका ढूंढा जाता है जिसको इवेंट में तब्दील किया जा सके। लेकिन चुनाव आयोग को लेकर आज हम बात करेंगे, पनौती और जेब कतरे के बयान को लेकर हम बात करेंगे, और सवाल ये भी कि क्या ये प्रधानमंत्री की जो छवि है या प्रधानमंत्री को लेकर उनके साथ अभी चस्पा इस तरह से हो गया है कि आगे आने वाले बहुत सारे जो आने वाले जो पूरा आप ये देखें कि चुनाव कैंपेन जो शुरू होने वाला है लोकसभा का, लग नहीं रहा है कितनी आसानी से उनसे ये हटने जा रहा है। इस पर बात करने के लिए 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, जिनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। मेरे साथ हेमंत अत्री जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप स्क्रीन पर उनको देख सकते हैं। शीबा असलम फहमी साहिबा हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और विवेक देशपांडे जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जुड़ गए हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल, स्वागत। शुरुआत हेमंत जी मैं आपसे करूं, आपने एक लंबे अरसे तक चुनाव आयोग आपने कवर भी किया है,
ये जिस तरह से चुनाव आयोग विपक्ष को लेकर तत्परता दिखाता है नोटिस भेजने में और कभी-कभी स्वयं संज्ञान भी ले लेता है, ये तत्परता भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठे लोगों को लेकर क्यों नहीं नजर आती है? क्या प्रधानमंत्री का वो हिंसक बयान नहीं था जो उन्होंने ये कहा कि ऐसे बटन दबाओ कि जैसे आप विपक्ष को फांसी दे रहे हो, मूर्खों का सरदार, या इसी तरह की तमाम चीजें जो उनकी तरफ से कही गई हैं, कन्हैया लाल का जिक्र करना, क्या ये तमाम चीजें उकसाने वाली नहीं है? क्या इसको लेकर चुनाव आयोग को संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? देखिए बुशरा जी, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है पूरे देश में चुनाव आयोग की, जो इस देश के लोकतंत्र का सबसे पहला प्रहरी है। और इसका जो जो पतन शुरू हुआ, अगर आप इसकी पूरी बैकग्राउंड में जाएंगे, आपने बड़ी अच्छी बैकग्राउंड बताई, लेकिन इसके अगर इतिहास में आप थोड़ा सा जाएंगी तो बहुत ही रिवीलिंग चीजें सामने आएंगी। मोदी शासनकाल के दौरान चुनाव आयोग किस तरीके से बीजेपी हेडक्वार्टर की एक्सटेंशन बन गया, इसका पहला उदाहरण देश ने देखा 2017 में, अगर आपको याद हो, जब जीएसटी के कारण पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ था व्यापारियों में। तो क्या किया उन्होंने कि हिमाचल और गुजरात के चुनाव, आपको पता है हिस्टोरिकली हमेशा के कार्यकाल साथ होता है दोनों असेंबलीज का, तो चुनाव साथ होते हैं, लेकिन एक एके ज्योति होते थे, अगर आपको याद हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और वो गुजरात के ही चीफ सेक्रेटरी रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि पहली बार हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव अलग अलग कर दिए और 1 महीने का समय दे दिया ताकि सरकार वो जो फायर थी, जो नाराजगी की, विरोध की लोगों की, उसको वो कर सके, उसको बुझा सके। ये पहली घटना थी चुनाव आयोग के ओपनली एक पतन की शुरुआत की, जिसको हम कह सकते हैं कि जो सारे देश ने देखा और उसके ऊपर सबने आपत्ति की, सब कुछ किया, लेकिन कोई चू नहीं की और एके ज्योति ने अपना जो भी इनाम लेना था उनको मिला। उसके बाद अगर आप आएंगे तो मोदी जी के शासनकाल की दूसरी बड़ी उपलब्धि, जहां तक चुनाव आयोग के अपहरण का सवाल है, तो 2 व्यक्ति आए, सुनील अरोड़ा और सुशील चंद्रा। 2019 के चुनाव में आपने जो उनकी जो पूरा पक्षपातपूर्ण रवैया देखा, वो इस देश में भूतों ने भविष्य था। आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी ने पुलवामा के नाम पर, पुलवामा के शहीदों के नाम पर पहली वोट मांगी थी, उसके ऊपर वो दोनों चुप रहे, सुशील चंद्रा भी और सुनील अरोड़ा भी। उसके बाद प्रधानमंत्री ने, जब राहुल गांधी ने वायनाड से फार्म भरा केरला से, तो उन्होंने कितनी भयंकर सांप्रदायिक टिप्पणी की थी, मैं तो उसको कह भी नहीं सकता। उसके बाद उसी दौरान, उसी चुनाव में, जब भाजपा के, आपको याद होगा, अध्यक्ष थे अमित शाह ने हिंदू आतंकवाद और सांप्रदायिकता पर कितने भीषण बयान दिए थे, उन पर तो बैन लगाने की तैयारी में थे तत्कालीन चुनाव आयुक्त अशोक लवासा। उन दोनों ने इन तीनों मसलों पे, अशोक लवासा ने डाइसेंट नोट लिखा, चुनाव आयोग को कहा, और वो बात सुप्रीम कोर्ट तक भी गई। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम इंस्ट्रक्शंस दी, इन्होंने तमाम अंडरटेकिंग दी सुप्रीम कोर्ट में कि हम डेली मीटिंग करेंगे, तमाम शिकायतों का वो करेंगे और निपटारा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को अंडरटेकिंग देने के बाद बुशरा जी, एक भी मीटिंग नहीं हुई। और अशोक लवासा की जो हालत की गई, आपको सबको याद होगा, उनके परिवार, उनकी बहन, उनके नौकरों तक को किस तरीके से सरकार ने प्रताड़ित किया, और मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने की बजाय उनको हालत ये हुई कि उनको इस्तीफा देकर के एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस चेयरमैन बन के फिलीपींस जाना पड़ा। ये देश का इतिहास है, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये मोदी सरकार की चुनाव आयोग और निष्पक्षता के प्रति एक उनकी प्रतिबद्धता है। उसके बाद जो कुछ हुआ, फिर तो हालत ये होगी, क्योंकि सुनील अरोड़ा चले गए और सुशील चंद्रा और तमाम जो इस तरह के चुनाव आयुक्त आए, कि पूरे देश में ये कहा जाने लगा कि अब तो जो राज्यों के चुनाव हैं, उनके जो फेसेस होते हैं, चरण 1, चरण 2, चरण 3, वो भी भाजपा मुख्यालय और कुछ मंत्रालयों से आते हैं, विच इज ए फैक्ट, जिनका कोई तर्क नहीं था, कोई लॉजिक नहीं था। उसके बावजूद चुनाव कार्यक्रम इस तरह के बनाए जाने लगे। और जो आप बात कह रही हैं, वो तो एक बहुत छोटा पक्ष है इसका, कि इन्होंने क्या क्या कहा चुनावों के दौरान और क्या क्या इनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये तो बहुत छोटा पक्ष है। सवाल तो यह है कि आप लोकतंत्र के प्रहरी हैं या लोकतंत्र के अपहरणकर्ता हैं। 2019 के चुनाव के बाद इस देश में किसी भी जो रेलेवेंट सोच का आदमी है, जो समझदार आदमी है, उसको ये मानने में कोई गुरेज नहीं कि चुनाव आयोग भारत सरकार की एक जेबी संस्था है, और उसने अपना संवैधानिक जो भी नैतिकता थी वो सारी मर्यादाएं ताक पर रख दी। उसके बाद अगर आप देखिएगा, आपको एक थोड़ी सी बैकग्राउंड में लेके जाऊं, एक हमारे इलेक्शन कमीशन होते थे नवीन चावला, उनके बारे में छोटी सी टिप्पणी आई थी कि वो पार्शियलिटी करते हैं, और तत्कालीन जो एन गोपाला स्वामी चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने सरकार को लिख दिया था कि इनको हटाया जाए। ये होती थी चुनाव आयोग की गरिमा। और आज की तारीख में क्या है कि चुनाव अलग कर दीजिए, प्रधानमंत्री अमित शाह कुछ भी कहते रहे, भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ भी कहते रहे, कुछ नहीं करना है। यहां पर चुनाव आयोग को लाके खड़ा कर दिया गया है।
आप मुझे बताइए, देश की जो आचार संहिता है उसमें क्या चीजें हैं? एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात उसमें यह है कि कोई भी चीज सेना के नाम पर वोट ना मांगी जाए, धर्म के नाम पर वोट ना मांगी हम्म। जाए, सांप्रदायिकता के नाम पर वोट ना मांगी जाए, आपत्तिजनक शब्द प्रयोग ना किया जाए। इन 5 राज्यों के चुनाव में ऐसी कौन सी मर्यादा है जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नहीं लांगी? फांसी तोड़ने से लेकर के, मूर्खों के सरदार से लेकर के, हर एक भाषण के अंदर अयोध्या के मंदिर के नाम पर वोट मांगी गई या नाम नहीं मांगी गई, पूरे देश ने देखा। ये है इस देश जी। का लोकतंत्र, ये है इस देश का चुनाव आयोग। और इस आचार संहिता का पूरा अचार डाल दिया गया है बीजेपी के इशारे पर। मुझे आप एक चीज समझा दीजिए, राहुल गांधी ने क्या कहा? जैसे आपने बहुत राइटली एक बात कही कि राहुल ने क्या कहा, उसका जवाब वो दे, उनके वकील दे, हमारा काम नहीं है। लेकिन एक पार्शियलिटी दिखती है कि उनके एक पनौती शब्द कहने पर, या उन्होंने जो दूसरा आपने जो उनका क्लिप दिखाया, अगर आप नरेंद्र मोदी की बातों पे जाएंगे या भाजपा नेताओं की बातों पे जाएंगे, उनके चंद शब्द बता देता हूं मैं आपको। और इस देश के लिए जानना जरूरी है कि चुनाव आयोग आज कहां खड़ा है। आपने वोट का बटन दबाओ, ईवीएम का फांसी की बात आपने कही। इस देश का प्रधानमंत्री बिना कैबिनेट की मंजूरी के मुफ्त अनाज योजना 2028 तक लागू कर देता है एक चुनावी सभा में छत्तीसगढ़ में। क्या चुनाव आयोग ने उनको नोटिस तक दिया? प्रधानमंत्री को कौन सा अधिकार है बिना कैबिनेट की अप्रूवल के इस तरह की इतनी बड़ी लाखों करोड़ की घोषणा करने का? 1 रुपए की भी घोषणा नहीं कर सकते आप। उसके बावजूद चुनाव आयोग चुप था। प्रधानमंत्री और भाजपा नेताओं के मैं चंद शब्द बता देता हूं आपको, ताकि आपके दर्शकों को और इस देश को याद रहे ऑन रिकॉर्ड कि इनकी नैतिक मर्यादाएं कहां खड़ी है। प्रधानमंत्री जी ने जर्सी गाय शब्द प्रयोग किया था सोनिया गांधी के लिए। हाइब्रिड बछड़ा राहुल गांधी को कहा था। उसके बाद कांग्रेस को दीमक कहा था, अगर आपको याद हो। जो अपने ये शशि थरूर है, उनको 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का शब्द मोदी जी के मुंह से ही निकला था। उसके बाद चंगेज खां की औलाद किसने कहा था? नाली का कीड़ा किसने कहा था? देहाती औरत किसने कहा था? बार बाला किसने कहा था? शहजादा किसने कहा था? रामजादा बनाम हरामजादा किसने कहा था? और ऐसी तमाम चीजें। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की लोकतंत्र के प्रति आस्था और सार्वजनिक जीवन में संवाद का स्तर है। जब उनके ऊपर बात आई, जबकि अगर आप देखेंगे ये जो पनौती शब्द है, जी। पनौती शब्द को अगर आप डिक्शनरी में ढूंढेंगी तो उस तरह का कोई अर्थ नहीं है। निश्चित शब्द है जो बोलचाल की भाषा में आता है, कोई उस तरह का डिक्शनरी मीनिंग नहीं है इसका। और इस तरह के तमाम शब्द लोक व्यवहार की भाषा में हम आपस में मजाक में भी कहते हैं, वैसे भी कहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो ये शब्द कहे थे, ये तो वो शब्द है। क्राउन प्रिंस वो कहते थे राहुल गांधी को। राहुल गांधी क्राउन प्रिंस कैसे हो सकते हैं? लोकतंत्र है इस देश के अंदर। तो ये प्रधानमंत्री जी की उपमाएं हैं। मेरा कहने का सबब केवल इतना है बुशरा जी, अगर इस पूरे नेटवर्क चीजों को खोल कर देखेंगे आप, तो इस देश के अंदर आज हालत यह है कि चुनाव आयोग जो ये बैठे हुए हैं 3 लोग, इससे बेहतर तो है कि ना ही हो। कम से कम जो देश के लोग ये तो मान लेंगे कि भाई बीजेपी की सत्ता है, जो चाहे चला लेंगे। चुनाव आयोग के नाम को भी क्यों बर्बाद कर रहे हैं? एक संस्था को बनाने में सैकड़ों साल लगते हैं, 70 साल लगे इस चुनाव आयोग की जो अपनी निष्पक्षता को कायम करने में, और इन्होंने चंद सालों में उस संस्था को बर्बाद कर दिया, उसकी निष्पक्षता को बर्बाद कर दिया, पूरे देश के इलेक्टोरल प्रोसेस को। भारत पूरी दुनिया का लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश है, लोकतांत्रिक देश है, और आज हम कहां खड़े हैं? हमारे चुनाव आयोग की केवल इन हरकतों के कारण हमारी चुनाव प्रक्रिया पे दुनिया संदेह की दृष्टि से देखने लगी है। तो ये जो संस्था को बनाने में समय बहुत लगा, लेकिन चंद ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने के लिए आज के चुनाव आयुक्त, आज के मुख्य चुनाव आयुक्त कर क्या रहे हैं? आप फांसी देने की बात करते हैं ईवीएम से, प्रधानमंत्री कहते हैं, और चुनाव आयोग शांत है। मतलब ये एक ऐसी चीज है जो 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 बनाना रिपब्लिक्स होते हैं, वहां की भी निष्पक्षता के नाम पर ये चीजें नहीं मिलेंगी आपको। तो कहने की बात केवल इतनी है कि आज इस देश की आम जनता को भी ये देखना पड़ेगा कि जो ये भाषा है, ये जो लोक व्यवहार है, ये जो लोकतंत्र की मर्यादाएं थी, ये ताक पर किसने रखी और क्यों रखी? क्या इसको एक तो गांधीवादी तरीका ये है कि राहुल गांधी जो अब तक राहुल गांधी थे वो जवाब ही ना दे जी। और एक शब्द और भी होता है, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। जब राहुल ऑफेंसिव हुए तो भारतीय जनता पार्टी की हालत क्या होगी? इसका मतलब इन लोगों को केवल वन वे ट्रैफिक की आदत है। ये किसी को कितनी गालियां दे, इनको अगर किसी ने चंद शब्द कह दिए तो ये इनके भी बर्दाश्त से बाहर है और चुनाव आयोग की बर्दाश्त से भी बाहर है। अब भाजपा और कांग्रेस तो अपनी जाने, लेकिन मुझे चिंता इस देश के संवैधानिक स्ट्रक्चर की है, और जिसका बहुत अहम पिलर चुनाव आयोग है।
मुझे लगता है मौजूदा बिल्कुल चुनाव आयोग ने मौजूदा सरकार की उसमें अपनी पूरी रेलेवेंस खो दी है, अपनी निष्पक्षता खो दी है, और पूरी दुनिया के सामने वो उपहास का पात्र हो गया है अपनी इन हरकतों के कारण। बिल्कुल बिल्कुल हेमंत जी, आपने पूरा एकदम समअप कर दिया और बहुत सारी चीजें आपने इसमें इंक्लूड कर दी और जिसको लेकर सवाल उठना बेहद लाजमी है। शिवा साहिबा, आपके पास मैं आना चाहूंगी। ये पनौती शब्द जब से निकला है वर्ल्ड कप के बाद से, ये कोई कांग्रेस का या राहुल गांधी का इजाद किया हुआ वर्ड नहीं है कि उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। पप्पू तो भारतीय जनता पार्टी का इजाद किया हुआ वर्ड है और तमाम जिसकी फहरिस्त मैंने भी दी और फिर हेमंत जी ने उसमें और बहुत सारे एडिशंस किए। और इसके अलावा जेब कतरे वाली बात जो उन्होंने कही है, एक तरह का एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है और अब उसको गाली की तरह कहा जा रहा है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री बहुत अच्छे से अपनी गालियों का हिसाब रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी हिसाब रखने लगी है। अब पनौती भी एक गाली हो गई, वो गाली की तरह उसको कहा जा रहा है। और पूरा जो आप देखेंगे दरबारी सरकारी मीडिया जिस तरह से इसको लेकर एक कैंपेन चला रहा है, भाषा की मर्यादा उसे जिस तरह से याद आ रही है, उससे पहले उसे कभी कोई भाषा की मर्यादा याद नहीं आई। चुनाव आयोग में शिकायत की जाती है, चुनाव आयोग फौरन तत्परता दिखाते हुए नोटिस जारी कर देता है। कैसे देख रही हैं आप इस सबको और क्या आपको लगता है इसके साथ ये भी कि ये पनौती शब्द अब प्रधानमंत्री के ऊपर से जाने वाला नहीं है? क्योंकि वो जो मैंने आपको एग्जाम्पल अभी मैं दे रही थी कि सोशल मीडिया पे तो चल रहा है कि हजारों करोड़ खर्च किए पप्पू बनाने में, वो पप्पू तो नहीं बन पाए लेकिन फ्री में पीएम के साथ पनौती जरूर जुड़ गया। बहुत शुक्रिया बुशरा जी। आज ही मैं सोशल मीडिया पे देख रही थी, कोई एक सोशल मीडिया यूजर है, शायद उन्होंने लगाया है अपने फेसबुक पर, और उन्होंने उसी दिन लगाया था पहले, और उन्होंने कहा है 556 करोड़ बार पनौती शब्द बोलकर भारतीयों ने रचा इतिहास, पनौती शब्द को मिल सकती है गिनीज बुक में जगह। ये है परसों की बात के ऊपर उन्होंने ये देखे है ये। अ, जी जी देखिए देखिए बात ये है कि पनौती शब्द क्यों चिपक गया है। एक तो ये कि सबसे पहले विपक्ष के लिए पनौती शब्द का इस्तेमाल भाजपा की जो आईटी सेल के चीफ हैं अमित मालवीय, उन्होंने किया था। हम्म बहुत अच्छा रहेगा हम्म कि बीजेपी सीधे कोर्ट जाए, कांग्रेस को घसीटे कोर्ट में, और कोर्ट में कांग्रेस साबित करे कि ये शब्द पनौती शब्द अमित मालवीय ने पब्लिक पार्लांस में सार्वजनिक क्षेत्र में ला करके उसको विपक्ष के लिए इस्तेमाल किया था बेइज्जत करने के लिए। लेकिन इसके इंदिरा गांधी के आगे लिए भी भी, किया था। इंदिरा जी गांधी के लिए भी जी, शिवाजी लगातार इस्तेमाल हो रहा है। आरएसएस आरएसएस ने जी ही किया था जब, खैर। लेकिन ये इसलिए चिपक गया है क्योंकि खुद प्राइम मिनिस्टर ने, जब तेल के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रेट कम हो रहे थे और उनको ये मौका मिल रहा था एज अ प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमी में के सवाल पर, तो उन्होंने खुद अपने आप को किस्मत वाला कहा था। और किस्मत वाला हम्म कहते हुए उन्होंने बहुत मजाक उड़ाया था और ये कहा था कि किस्मत वाला जब प्राइम मिनिस्टर मिल रहा है आपको, तो फिर आप वो जो जो भी इसका उल्टा शब्द है वो उसके कांग्रेस के लिए इस्तेमाल बदनसीब, किया था, बदनसीब बोला था। बदनसीब। जी बदनसीब इस्तेमाल। बदनसीब। जी और वो उन्होंने मनमोहन सिंह के हवाले से इस्तेमाल किया था, नाम नहीं लिया था, मगर उसमें क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ही थे उनसे ठीक पहले। तो ये शुरुआत किसने की? तो मीर तकी मीर का शेर है, कोई तुम सा भी काश तुमको मिले, मुद्दा हमको इंतकाम से है। ये उनके उन्हीं की जबान में, या उनकी दवा उन्हीं को पिलाई जा रही है, तो उन्हें बहुत बेचैनी हो रही है। तो सवाल यही है कि जनता के बीच में अगर कोई चीज इतनी लोकप्रिय हो जाती है तो जनता का मूड उसके लिए तैयार है। खुद ये शब्द भी राहुल गांधी की रैली में जनता की तरफ से ही उछाला गया। राहुल किसी और चीज पर बात कर रहे थे, वो इस शब्द के इर्द गिर्द बात नहीं कर रहे थे, लेकिन ये शब्द जनता ने उछाला और उन्होंने उसको यूज कर लिया। तो एक चीज ये है कि किस्मत वाला से पनौती तक का जो सफर है वो बहुत जरूरी है कि हम जो विश्लेषक हैं वो देखें कि कैसे मोदी साहब ने खुद को वहां तक पहुंचाया है। जब सबसे सस्ता तेल और गैस था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तब उन्होंने महंगाई का वो बोझ जनता के ऊपर रखा जिसको जनता त्राही त्राही करने लगी, जिसके लिए जनता, उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये जो जनता की किस्मत से जो तेल सस्ता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, इसका फायदा जनता को हो। उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ भाजपा को हुआ, उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ सरकार को कर के तौर पे मिला, जिससे सरकार जो मोदी साहब के खास दोस्त हैं उनके एनपीएस हुए, उनके
ऋण माफ हुए। तो ये जो फायदा जनता की किस्मत का था वो पनौती बन गया। तो ये इस अब आप समझना पड़ेगा कि जनता ने इस एक शब्द को क्यों इतने लपक करके ग्रहण कर लिया है। हम और आप जैसे सभी लोग ना किस्मत वाला शब्द पे यकीन रखते हैं ना पनौती शब्द पे। ये अंधविश्वासी भाषा है, इसको हम सब डिनाउंस करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर अ, इस समय अगर संस्थाएं, भारत की जो भी संस्थाएं जो लोकतंत्र को लोकतंत्र जैसा बनाए रखने के लिए बनी हैं, अगर वो अपना काम करती तो यहाँ तक हम पहुंचते ही नहीं। अभी हेमंत जी ने इतना लंबा आपको पूरा इतिहास बताया कि क्या क्या नहीं कहा गया, मैं उसको दोहराना नहीं चाहती क्योंकि अभी उन्होंने सब कुछ कह दिया है। सवाल यही है कि हमारे देश में लोकतंत्र जिम्मेदार लोकतंत्र बनाए रखने की सभी संस्थाओं को खत्म कर दिया गया। आप ये देखिए कि लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो ईडी के छापे पड़ रहे हैं, सीबीआई पहुंच रही है, कुछ भी नहीं बचा। सिर्फ जनता के पास एक ही चीज बची है कि वो 5 साल में एक चुनाव का दिन याद रखती है कि हम जाकर के वोट डालेंगे। और आपने देखा है चुनाव में वोट डालने की प्रक्रिया को भी कितना खराब कर दिया गया है और जनता को वोट डालने का जो हक है वो नहीं मिल पा रहा है। सबसे पहले तो इन्होंने कितने करोड़ वोटर्स, 18 करोड़ से ज्यादा वोटर्स इन्होंने हटा दिए। और उसके बाद जो डालने जा रहे हैं उनके साथ ये हो रहा है कि उन्हें भी डालने नहीं दिया जा रहा है, जो इंटीरियर के इलाके हैं हमारे। तो इन सब के बीच में अगर जनता के पास सिर्फ एक ही क्या कहना चाहिए, ये बिल्कुल एक छलावे जैसा रह गया है वोट डालना भी, लेकिन अब वो छलावा भी नहीं करने दिया जा रहा है। तो इसी के वो दिन याद कीजिए जब टीएन सेशन साहब थे, जब लिंडो साहब थे, जिन्होंने इसी के सभी प्रावधानों को लागू कराने के लिए नाक में दम कर दिया था और किसी प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं थी कि वो चूं भी कर सकता। आज ये हालत है कि वो उनके घर की दासी बन गया है, वो सारी संस्थाएं उनके घर की दासी बन गए। तो लपकने के लिए जब मौका मिला है जनता को तो उसने वो शब्द लपक लिया है। जनता ये अंदर से महसूस करती है कि जब तक मोदी साहब है उनका भला नहीं हो सकता। और अगर जनता के मन में ये भावना आ गई है तो आप किसी भी कोर्ट चले जाएं और कहीं भी चले जाएं। मैं अगर सलाहकार टीम में होती तो मैं कहती इसको डाउन प्ले कीजिए, इस पर बात ही ना कीजिए, क्योंकि ये ना सिर्फ ये कि आपको चिपक गया है, ये सच भी है कि जिस चीज में आपने हाथ डाला है वो वहां कहीं कामयाबी नहीं मिली है। या तो आप कहिए कि नोटबंदी आपने अच्छे इरादे से शुरू किया मगर आप नाकाम हुए, आपने तो नहीं कहा आप नाकाम हुए, यानी आपका इरादा जो था वही आपने हासिल किया। तो आपने जनता के लिए जो कुछ भी किया वो जनता के काम नहीं आ करके आपके पूंजीपतियों के काम आ गया है। और जहां तक ये जेब कतरा वगैरह का सवाल है, पॉलिटिक्स में ये वारी उपमाएं सभी बहुत आम तौर पे चलती रहती हैं। खुद प्राइम मिनिस्टर के यहाँ से और खुद बीजेपी के यहाँ से जो बातें जिस तरह से कहा गया कि कांग्रेस के लिए कहा जाता था जब उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते थे तो कुछ भी उठा के नहीं रखा जाता था। तो जेब कतरे वाली बात भी बहुत सटीक है, बिल्कुल सही है। और हम तो इस गोदी मीडिया के लिए भी यही बात मानते हैं कि जब हमें उत्तर में दिखाना चाहिए कि क्या हो रहा है तब वो हमें दक्षिण में फंसा देती है। बल्कि जिस समय हमें देश में अडानी के सारे घोटालों पर बात करनी थी हम क्रिकेट में फंस गए। तो मेरा दुख तो यह है कि ये जो क्रिकेट लाया गया था जनता को बिजी रखने के लिए किसी दूसरी चीज में, उस क्रिकेट के अंदर से जो बात निकल के आई उसने ही डंक मार दिया है पूरे जो जिनका ख्याल था कि ये फायदा पहुंचाएगा। इन सब के बीच में आप सुप्रिया श्रीनेत का जो ट्वीट है आप वो देखिए, जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा है कि होर्डिंग्स और बैनर्स तैयार थे जैसे ही, और ये कहा गया था कि कोई ब्रेक होगा और मोदी साहब जो कंधे पे हाथ रख के जरा उनको बकअप करेंगे टीम को, और जब वो बकअप करेंगे और फिर टीम जीतेगी और फिर मोदी जिता करके लाए। पूरे गोदी मीडिया के पैकेजेस तैयार थे कि किस तरह मोदी साहब जिता करके लाए, जैसे उन्होंने किया था, जैसे 2000 के नोट में चिप वगैरह था। तो ये सारा कुछ तैयारी थी। तो अगर आपकी वो तैयारी थी और वो पूरी नहीं हुई, लेकिन कुछ ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था, तो अब ऊपर वाले से लड़ते रहिए आप, और कुछ नहीं कहा जा सकता इसमें। आपने जो कुछ अपने लिए किया था वो औंधे मुंह आपके गिर रहा है, तो क्या किया जाए। जी बिल्कुल। और वो वीडियो भी ड्रेसिंग रूम का जिसको लेकर खुद जो है कीर्ति आजाद जो है उन्होंने तक ये कहा है कि कोई भी ऐसे नहीं जा सकता है, वो पर्सनल स्पेस है। और वहां पर कितने अनकंफर्टेबल तमाम वो खिलाड़ी थे, वो पूरा तौर पे, क्योंकि कैमरा एक ऐसी चीज है जो आपके हाव भाव की एक एक बारीकी को
पकड़ लेता है, वो आप छुपा नहीं सकते आप जानकर भी। और हम जो कि मीडिया के छात्र रहे हैं और उसको पढ़ा है तो हमें पता है। और उसमें हम देखें आप एक एक फ्रेम को, वो कैसा एक एक फ्रेम ऐसा लगता है कि पूरा जैसे रिहर्स किया गया हो और एक एक फ्रेम का जो है वो बताया गया हो इतने सारे कैमरास लगा के। और सुप्रिया शिनेत का तो है, उन्होंने बीजेपी नेता के हवाले से ये कहा है कि किस तरह का पूरा प्लान था और उसके बाद उन्हें लगता था कि उसका फायदा उन्हें इन चुनावों में मिलेगा राजस्थान वगैरह में। लेकिन विवेक जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि राम मंदिर से लेकर तमाम चीजों का जिक्र जो है इस चुनाव के अंदर हुआ है। अभी मैं राजस्थान के बीजेपी के एक बड़े नेता हैं, उनका मैं ट्वीट देख रही थी, उन्होंने तो बाकायदा तौर पर यह लिखा है कि रामराज आ चुका है 500 साल के इंतजार के बाद। उसके अलावा बीजेपी के ही राजस्थान के और तमाम नेता जो हैं वो कन्हैया लाल का पूरा इवेंट जो है उसको हिंदू को जो है हिंदू था इसलिए आ गया इस तरह से प्रचलित कर रहे हैं और बाकायदा तौर पर बहुत ही घटिया किस्म का कि जो ग्राफिक्स है उनका इस्तेमाल उसमें किया गया है ताकि जो संवेदनाएं हैं उनको भड़का सके और भड़का के वोट जो है वो हासिल किया जा सके। और पूरा आपने राजस्थान का इलेक्शन कैंपेन देखा होगा, क्या आपको नहीं लगता कि हर नेता की तरफ से कुछ न कुछ इस तरह से कहा गया है जिससे धार्मिक भावनाओं को भड़काया गया, दूसरे विपक्ष के नेताओं की बेइज्जती की गई, यहाँ तक कि राजस्थान की इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी का जो थीम सॉन्ग जो रिलीज किया गया है उसमें ये कहा गया है कि सभी कांग्रेसी चोर हैं, ये कहा गया है, जाके कोई भी चेक कर ले उनके ट्विटर हैंडल पर। तो क्या इस सब का संज्ञान चुनाव आयोग को नहीं लेना चाहिए था? जी, बिल्कुल चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए, खुद होकर लेना चाहिए। लेकिन जो हम जिस तरह से ये चुनाव आयोग है और हम इसकी जो पहचान है वो देखते हुए मुझे लगता है कि हम इस बात का इंतजार अगर करते रहे कि ये खुद होकर उसका संज्ञान लेंगे और कुछ कार्रवाई करेंगे तो हम बहुत ज्यादा अपेक्षा रखते हैं, ऐसा मैं कहूँगा। जिस तरह से किसी बीजेपी के एक युवा नेता ने राहुल गांधी के उस पनौती वाले बयान पर कंप्लेंट दर्ज की और उसका फिर संज्ञान इलेक्शन कमीशन ने लिया, तो कांग्रेस को किसने रोका था? जब इस तरह के बयान बीजेपी की तरफ से आए तो उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में जाने से कांग्रेस को किसने रोका था? भाई आप अगर बीजेपी को उन्हीं की भाषा में उत्तर देने का प्रयत्न करते हुए जब आपने पनौती वगैरह और जेब कतरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया तो आप ये भी कर सकते हैं, ये ज्यादा क्रेडिबल मार्ग है, एक ज्यादा क्रेडिबल रास्ता है, लेकिन आपने वो नहीं किया। जब अमित शाह राजस्थान में गए और उन्होंने कहा कि आप राम मंदिर अगर आपको देखना है तो चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल आपके जाने आने का बंदोबस्त हम कर देंगे, ये इलेक्शन रैली में अमित शाह ने कही बात है। तो क्या उसके खिलाफ कोई इलेक्शन कमीशन में गया है? एक्चुअली इलेक्शन कमीशन में जाने की जरूरत ही नहीं है, खुद इलेक्शन कमीशन ने उसका संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन जिस तरह का ये इलेक्शन कमीशन है इसके बारे में विस्तार से उससे पहले भी सारी बातें हो चुकी है, तो उससे तो अपेक्षा ही नहीं की जा सकती। मुझे माफ कीजिए, मुझे तो कौन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, माफ कीजिए मुझे नाम भी नहीं पता। इस तरह के इनसिग्निफिकेंट लोग अगर इलेक्शन कमीशन के प्रमुख के पद पर बैठे हैं जिनका नाम भी किसी को पता नहीं, वो उस इलेक्शन कमीशन में बैठे हैं जिसके नाम से सेशन जैसा नाम जुड़ा हो या फिर लिंगडो जैसा नाम जुड़ा हो। इस तरह के लोग इलेक्शन कमीशन में कभी किसी जमाने में थे, उसमें इस तरह के लोग बैठे हैं जिनका नाम भी किसी को पता नहीं। आप एक सर्वे कर लीजिए भारत में और पूछिए, मैं बिल्कुल आपको गारंटी के साथ बताता हूँ 100 में से 99 लोगों को भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है पता नहीं होगा, और उन 99 लोगों में मैं हूँ, इसका मुझे अभिमान है। तो इस तरह का इलेक्शन कमीशन अगर हमारे देश में है तो आपको प्रोएक्टिवली उस इलेक्शन कमीशन के पीछे लगना होगा। आप 100 बार कंप्लेंट करेंगे तब जाकर कम से कम आपकी 5-10 कंप्लेंट का तो कॉग्निजेंस लेना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिल्कुल भी आपके कंप्लेंट का कॉग्निजेंस लिया नहीं जाएगा। तो आपको वो करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जिस भाषा का प्रयोग राहुल गांधी ने किया वो राहुल गांधी ने नहीं करना चाहिए था। मैं राहुल गांधी को उस लेवल पर नहीं देखना चाहता जिस लेवल पर मोदी है, जिस लेवल पर शाह है। अगर मैं किसी ऑल्टरनेटिव को ढूंढता हूँ, मैं मोदी और शाह जैसे लोगों का कोई पर्याय ढूंढता हूँ, तो मैं
उनकी जैसी ही भाषा का प्रयोग करने वाला दूसरा पर्याय नहीं ढूंढूंगा। राहुल गांधी को इस बात को साबित करना होगा कि वो मोदी और शाह से अलग है, और वो सभ्यता की जहां तक बात है वो मोदी और शाह से बहुत ऊपर है। व्हाट अबाउटरी में कोई बात नहीं है। आपने ऐसा कहा तो फिर हमने ऐसा कहा तो क्या बुरा हुआ, ये जो व्हाट अबाउटरी है ये बीजेपी की खासियत है, ये बीजेपी को करने दीजिए। अगर हम बीजेपी के व्हाट अबाउटरी को हमेशा उसको क्रिटिसाइज करते हैं, तो फिर आप अगर व्हाट अबाउटरी करेंगे तो उनके व्हाट अबाउटरी को आप किस तरह से काउंटर करेंगे। तो मुझे लगता है कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने जो कहा उसको डिफेंड करना उनका काम है, वो किया है, लेकिन मुझे लगता है राहुल गांधी को उससे बचना चाहिए। राहुल गांधी को इस तरह के निचले स्तर के डिस्कोर्स में नहीं जाना चाहिए। इसकी वो पूरी तरह से केयर ले। आप देखिए उनकी जो बहन है प्रियंका वद्रा, आप उनके भाषण देखिए। सभ्यता क्या होती है, सभ्य भाषा क्या होती है, वो उसका उदाहरण है, एपिटोमी है प्रियंका वद्रा। मैं बहुत ध्यान से उनको सुनता हूँ। मुझे इस बात से मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ कि वो जब पूरा भाषण करती है तो उस पूरे भाषण में शुद्ध हिंदी में बात करती है, एक भी उसमें अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल नहीं होता। मैं उसका पक्षधर नहीं हूँ कि अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए वगैरह। मैं कह रहा हूँ कि वो तो इटालियन मूल की है, उनके तो आधा पेरेंटहुड तो उनका इटालियन है, बावजूद उसके वो मोदी और शाह से ज्यादा शुद्ध और संघ के बहुत लोगों से ज्यादा शुद्ध हिंदी में बात करते हैं। एक बात मैं आपके क्वेश्चन में ही मैं ऐड ये करना चाह रही थी कि यहाँ मैं डिफेंड नहीं कर रही हूँ कि जो राहुल गांधी ने कहा, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि हर चीज की एक सीमा होती है? हम सारी सभ्यता, भाषा की मर्यादा, सब कुछ क्या एक इंसान, एक पार्टी से कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं? क्या एक लिमिट नहीं होती है? हमने देखा कि सालों साल, 10 साल से ज्यादा का, बल्कि उससे भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है जब राहुल गांधी को शायद ही इस देश का कोई ऐसा पॉलिटिशियन होगा जिसको इतना ज्यादा कोई शब्द नहीं है जो उनके लिए इस्तेमाल ना किया गया हो, फिर भी उस शख्स ने 4000 किलोमीटर यात्रा करने के बाद अपने आप को साबित किया। वो जो टैग जबरदस्ती चस्पा किया जा रहा था, उस टैग को हमेशा के लिए लग ही नहीं पाया था वो, और हमेशा के लिए अब हटा दिया है। मैं विवेक जी से फिर आपके पास आ रही हूँ, शिवा जी। मैं उस आप ही के आर्गुमेंट को आगे बढ़ाता हूँ। ये कहता हूँ कि अगर आपने इतना महत्वपूर्ण एक अचीवमेंट किया है, आप 4000 किलोमीटर चले और उस दौरान आपने किसी भी तरह से ऐसी किसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जिसके ऊपर कोई उंगली उठाए, तो देखिए बीजेपी वाले उनके खिलाफ उंगली उठाए तो मैं उस बात को तवज्जो नहीं देता हूँ, क्योंकि उनका कोई अधिकार ही नहीं है कि जिस भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं तो बीजेपी वाला नहीं हूँ, मुझे जिस तरह से बीजेपी की उस भाषा का प्रयोग जो है मैं गलत मानता हूँ। मैं चाहे वो बीजेपी के बारे में क्यों ना कहते हो, मैं समझता हूँ कि अगर मुझे राहुल गांधी में कोई अल्टरनेटिव देखना है तो मैं वो उस अल्टरनेटिव में कोई भी वो बात नहीं देखूं जिसके लिए मैं बीजेपी को रिजेक्ट कर रहा हूँ। तो एक नागरिक के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक के नाते राहुल गांधी को उस नजरिए से नहीं देखना चाहूंगा, उसमें ऐसी कोई भी बात राहुल गांधी में न हो जिस बात के लिए मैं बीजेपी को नकार रहा हूं। तो ये ठीक है, मतलब एक आध बार आदमी बोल देता है और गलती हो जाती है, लेकिन जहां तक उसके खिलाफ कुछ मुकर होकर बात करने की जरूरत है, मुझे लगता है कि कांग्रेस को बहुत एग्रेसिवली इलेक्शन कमीशन को टारगेट करने की जरूरत है, जो वो नहीं कर रहा है। आप कीजिए, तो आप कोर्ट में जाइए। अगर आपकी बात का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है तो आप कोर्ट में जाइए, आप कोर्ट के जरिए इलेक्शन कमीशन को मजबूर करिए कि आपकी कंप्लेंट का कॉग्निजेंस लिया जा रहा है। तो जो एक जज्बा और जो एक जिद बीजेपी के लोगों में है वो आप पे क्यों नहीं है? आपको बिल्कुल लेकिन विवेक जी, मैं आपको यहाँ पे याद में दिला दूं कि छत्तीसगढ़ चुनाव में जिस तरह से बीजेपी के नेताओं की तरफ से सांप्रदायिक बातें और कुछ गलत बातें, अनगढ़ बातें जो कही गई थी, उसके बाद कांग्रेस के नेता, कई बड़े दिग्गज नेता इकट्ठा होकर गए थे इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करने के लिए, और वहां पर उन्होंने टाइम भी मांगा था।
और अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद उनको टाइम नहीं दिया गया था, और जिसकी उन्होंने फिर बाद में शिकायत भी की थी। तो ये भी आप ये देखिए कि अगर इस तरह का रवैया है तो जाहिर सी बात है कि पीक इलेक्शन है। मैं आपकी बात को मानती हूँ कि तत्परता होनी चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस तरह का रवैया भी तो देखने के लिए मिलता है फिर। नहीं, बिल्कुल है। तो मैं अगर उसका कोई एक कानूनी तौर पर उसका कोई एक उसका उत्तर ढूंढा जा सकता है, अगर आप कोर्ट में जा सकते हैं उसके खिलाफ। अगर इस तरह का कोई प्रोविजन है कि इलेक्शन कमीशन आपकी सुनवाई अगर नहीं करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। मुझे लगता है जरूर होगा, इस तरह की कोई कानूनी प्रावधान तो जरूर होगा। आपने जाना चाहिए, आपने इस तरह से उस बात को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। आपकी जिद उस लेवल की होनी चाहिए जिस लेवल की जिद बीजेपी के अंदर है, और अच्छे काम के लिए आपने जिद के साथ काम करना चाहिए। बुरे काम के लिए अगर बीजेपी करती है तो आपने अच्छे काम के लिए वो जिद दिखानी चाहिए। वो वहां पर अगर आप बीजेपी से मात खा जाते हैं तो वो आपका ही प्रॉब्लम है, वो बीजेपी का प्रॉब्लम नहीं है। जहां तक बीजेपी का सवाल है, जहां तक मोदी जी का सवाल है और इलेक्शन कमीशन का सवाल है, हम इलेक्शन कमीशन से, इस तरह का जो इलेक्शन कमीशन है उससे हम ज्यादा कुछ अपेक्षा नहीं कर सकते। वो तभी बदलेगा जब ये रिजीम बदलेगा। ये रिजीम बदलने के लिए आप और हमारे जैसे जो सामान्य नागरिक है उसको जागना पड़ेगा, और जब ये बदलेगा उसके बाद ही कुछ हम इस तरह के बदलाव ला सकते हैं जो डेमोक्रेसी के लिए कंड्यूसिव हो। आज ये बिल्कुल जिस तरह से इलेक्शन कमीशन भी, अमित शाह का जो स्टेटमेंट है, आप राम मंदिर की चिंता मत कीजिए, हम आपको जाने आने का खर्चा देंगे, सीधी सीधी कार्रवाई होनी इसके ऊपर से। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मुफ्त में जो खाना देने वाली जो स्कीम है उसको हम 5 साल के लिए, अगले साल के लिए बढ़ा रहे हैं, तो ये अगले 5 साल के लिए जो भी उन्होंने कहा है वो सीधा सीधा इलेक्शन कमीशन को किसी को अप्रोच करने की भी जरूरत नहीं थी। वो खुद इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर एक्शन लेनी चाहिए, सुओ मोटो एक्शन लेनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं ली गई है। तो ऐसे लोगों को मजबूर करना चाहिए एक्शन लेने के, और नहीं ले रहे तो आपको उनके पीछे पड़ना होगा, आपको उनके खिलाफ मुखर होकर बात करनी पड़ेगी, और दुनिया को ये दिखाना होगा कि इलेक्शन कमीशन किस तरह से झूठ पर आधारित एक नीति अपनाकर पक्षपात कर रही है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। इस बात को जनता के सामने मुखर होकर आपको लाना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा रखना पड़ेगा। वो अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी गलती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बातों से इत्तेफाकी है, और ये ऐसा होना चाहिए। और लेकिन जिस तरह का मैंने एग्जाम्पल दिया वो भी सामने है। और शिवा जी, आप कुछ ऐड करना चाह रही थी, फिर मैं हेमंत जी के पास जाऊंगी। पता नहीं क्यों आज विवेक साहब की बातों से इत्तेफाक नहीं है मुझे। देखिए, गलत जगह पर जज्बाती नहीं होना चाहिए। इलेक्शन की शाम है, ये मतदान का दिन, हर दूसरे दिन मतदान का दिन सामने है आपके। आप ऐसे में अगर इलेक्शन कमीशन की शिकायत लेकर के या किसी भी संस्था की शिकायत लेके सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करते हैं, या व्यक्ति की भी शिकायत लेके सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करते हैं, तो हम मंगल ग्रह पे तो नहीं रहते, हमें पता है इसी देश में रहते हैं। और जब राहुल गांधी के ऊपर कार्रवाई होनी होती है तो एक दिन में होती है, और जब बीजेपी के लिए कोई शिकायत होती है तो उसको महीनों तक संज्ञान नहीं लिया जाता है। आपने देखा है कि जो अनुशासनात्मक कार्रवाई जो लोकसभा में हुई है, राहुल गांधी के लिए कितनी तत्परता है, और महुआ मोइत्रा के लिए कितनी तत्परता है, और उसी तरह की, उसी प्रकृति की जो दूसरी कंप्लेंट्स हैं दूसरों के बारे में, वो शायद हजारों होंगी, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही हमारी लोकसभा और हमारे लोकसभा के अध्यक्ष। तो गलत फहमी में नहीं जीना है, और ये नहीं मानना है कि हमारा आदर्शवाद सामने वाले को आदर्शवादी बना देगा। ये वो दौर नहीं है कि आप देखिए, आपको बहुत डिसेंट आचरण करने के लिए उसी तरह की ऑडियंस भी चाहिए। इस समय ये हमारे जो टीवी के स्टूडियोज हैं वहां पर जो भाषा चल रही है, जो पूरे इलेक्शन कैंपेन्स में जो भाषा चल रही है, तो हम कहीं किसी नखलिस्तान में तो रहते नहीं, किसी जजीरे में कि हमें पता नहीं है। ये शब्द सारे जमीन से आ रहे हैं, सड़क से आ रहे हैं, और इसको आप रोक नहीं सकते हैं।
खुद पनौती शब्द इतना ना विभत्स है, ना ऐसी कोई बड़ी गाली है। ये सिर्फ हाँ नसीब वाले का विलोम जरूर है। अब वो चिपक इसलिए गया है कि खुद अगर हम अपने को नसीब वाला का दावा करते रहे तो जब जनता खुद पनौती कहने की लगेगी तो वो चिपक जाएगा। तो ये चिपक गया है, ये बात सच है। लेकिन ये कोई अश्लील शब्द नहीं है, ये ना कटवा है, ना भड़वा है, ना आतंकवादी है। तो मुझे लगता है कि जब इस देश ने कटवा, भड़वा, आतंकवादी जैसे घिनौने शब्द बर्दाश्त किए हैं, ठीक है, तो और किसी संस्था ने संज्ञान नहीं लिया है, किसी को शर्म नहीं आई है, किसी को नहीं लगा है कि ये देश किस गर्त में जा रहा है, वहां पनौती जैसा शब्द और इस तरह के चीजों को लेकर के तो हमें गांधीवादी बहुत अच्छी बात है, लेकिन गांधीवाद के लिए एक ब्रिटिशर्स जैसा एक डिसेंट अपोजिशन भी चाहिए। जो आप अगर दो दिन खाना ना खाएं तो वो परेशान हो जाए। यहाँ कितने साधु संत जो गंगोत्री बचाने के लिए आमरण अनशन कर रहे थे, वो मर के चले गए, यही सरकार थी और हिंदू संत थे वो, और उनको पूछने कोई नहीं गया। तो आप किसके सामने दूसरा गाल हाजिर कर रहे हैं? तो ये दौर दूसरा दौर है। मुझे माफ करेंगे, मैं बहुत एहतराम करती हूँ अपने साथी पैनलिस्ट का, लेकिन मुझे ये लगता है कि हम गलत जगह पे जज्बाती हो रहे हैं। हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि इस देश में संस्थाएं एक तरफा काम कर रही हैं। आपको उन संस्थाओं पे भरोसा बचा कैसे है? और ये मासूमियत है हमारी, ये बचपना है। हम बच्चों का खेल नहीं खेल रहे हैं। और ये जनता हमसे ज्यादा समझ गई है। जनता को अगर देखिए, अगर इलेक्शन कमीशन ने बेईमानी नहीं होने दी, अगर ईवीएम का जोर नहीं चला, अगर वीवीपैट और ये सारी जो धांधलियां हैं अगर ये नहीं हुई, तो जनता लगातार अपना वर्डिक्ट दे रही है और इस बार और ज्यादा उतावली बैठी है। खुद जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम से क्रिकेट मैच देख करके बाहर निकली हुई जनता है, आप उसके उद्गार सुनिए, आपको पता चलेगा जनता ने कहा क्या है। 2-2 लाख का टिकट लेके बाहर से लोग आए थे और उन्होंने कहा है कि ये सबकी किसकी मिली भगत थी, उसमें भाजपाइयों के नाम लिए उन्होंने। तो किस लेवल पर लूट चल रही है और सब कुछ आंखों के सामने हो रहा है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, सारे पेमेंट्स हो रहे हैं, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। और फिर एक लाल डायरी और महादेव महाकाल ऐप और इस तरह के दूसरी तरह की बेवकूफी भरी बातें करके जनता को उलझाया जाता है। तो इसलिए हम लोगों को इस समय जो माहौल है उसको समझना पड़ेगा। हम और आप या हम जैसे एनालिस्ट और पैनलिस्ट की कोई हैसियत औकात नहीं। जनता जो अब जनता के हाथ में चला गया है मामला, वही देखेगी। और अमित शाह को, अमित मालवीय को, बिधुड़ी को, दोनों को जाना चाहिए भाषा के सवाल पर कोर्ट और कहना चाहिए कि ये पनौती शब्द भी खराब है और जेब कतरा भी खराब है। उससे अच्छा आतंकवादी है, उससे अच्छा भड़वा है और उससे अच्छा वो है कटवा है, ये जाकर के कहना चाहिए। तो ये हम उस दौर में खड़े, हमें इस चीज से नहीं भूलना है। जी बिल्कुल। और ना सिर्फ कहा जाता है बल्कि उनका प्रमोशन करके लोग मजाक में उस टाइम कह रहे थे, लेकिन वो देखिए कैसे सच साबित हुआ कि उनको टोंक का प्रभारी बनाकर वहां भेज दिया गया और फिर वो वहां पर लाहौर और पाकिस्तान और इस सबका जिक्र जो है वो रैलियों से कर रहे हैं। और ये अगर कहा जाए कि अगर आप किसी दूसरी पार्टी को यानी कांग्रेस को अगर आप वोट देते हैं तो जश्न कहां पर मनेगा, तो आप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। एक पार्टी को आपने देशद्रोही पार्टी, पाकिस्तान परस्त पार्टी बना के रख दिया, मुस्लिम परस्त पार्टी बनाया और मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी तो आपको पता है देश का दुश्मन बनाने में पूरी तरीके से तत्पर है और बना ही रही है लगातार। यानी कि अगर कोई मुसलमानों की हितैषी पार्टी है अगर इस देश में, जहां मुसलमान जो हैं वो देश की दूसरी सबसे बड़ी मेजॉरिटी हैं, तो अगर उनकी कोई बात करती है तो वो देशद्रोही पार्टी हो जाती है। तो आप मगर वो मुसलमानों की हितैषी पार्टी नहीं है बुशरा, वो मुसलमानों की हितैषी पार्टी नहीं है, वो हिंदू मुसलमान नहीं कर रही है। उसकी जो यूएसपी है वो ये है कि उसकी जो सुविधाएं हैं वो सबके लिए हैं, वो हिंदू मुसलमान नहीं कर रही है। वो ये नहीं कह रही है कि अयोध्या में जो नया बाजार बनेगा उसमें मुसलमान नहीं जा सकता, मुसलमान की दुकान नहीं होगी, वो ये नहीं कह रही है। वो ये नहीं कह रही है कि गाय को काट के गाय का मांस बेचने का धंधा सिर्फ हिंदू करेंगे, वो ये नहीं कह रही है। वो सबके लिए एक जैसी है, वो कोई मुसलमानों की हितैषी पार्टी नहीं। मुझे इस बात से भी एतराज रहेगा, माफ कीजिएगा। जी
जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं इसको एक एक तरह से जो कहा गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मैं वो कहने की कोशिश कर रही थी। मैं यहाँ पर उनको मुसलमानों की हितैषी पार्टी नहीं मैं उनको डिक्लेयर कर रही थी। विवेक जी, आप अपनी बात को रखिए, फिर मैं आखिरी कमेंट जो है वो हेमंत जी से लूँगी। जी, जी। नहीं, शिपा जी ने जो कुछ भी कहा, मैं थोड़ा-सा उसको अपनी अपने तरफ से और कुछ कहूँ। ऐसा है कि मुझे मैंने जो कहा उस पर मैं कायम हूँ। जिस जिस सभ्यता की अपेक्षा मैं कांग्रेस से करता हूँ, उस सभ्यता पर कांग्रेस कायम रहे। मुझे दूसरी बीजेपी अपोजिशन के रूप में मुझे इस देश में नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल भी उस बात का पक्षधर नहीं हूँ। मैं ये कहूँगा कि देखिए, चौकीदार चोर है। अच्छा ठीक है, आप सभ्यता को जाने दीजिए, चलिए ठीक है। लेकिन स्ट्रेटेजिकली तो आपने क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए, इसका तो ध्यान आपको रखना होगा। आपने 2019 में चौकीदार चोर है, ये प्रधानमंत्री के बारे में कहा। अब भले ही वो सच हो, जब जब हम उनके मित्र देखते हैं जो लाखों करोड़ों रुपए लेके इस देश के भाग गए इस देश से, तो अब जब हम ये देखते हैं तो चौकीदार चोर है, ऐसा कोई भी कहेगा, ये सच होगा एक आध बार। पनौती जो है वो इसरो में भी चले गए थे, जब चांद्रयान की बात चल रही थी, वहां पर जाकर बैठ गए थे। जबकि ऐसा करने से प्रेशर बनता है और उस प्रेशर के चलते काम ठीक से नहीं होता। इस बात का ध्यान प्रधानमंत्री को रहना चाहिए था, लेकिन वो नहीं उन्होंने रखा, वो जाकर बैठ गए क्योंकि क्रेडिट लेना था। यहाँ पर भी उनको मैच जीतने का क्रेडिट लेना था, उसकी तैयारी भी चल रही थी। वो करते हैं, उनसे अपेक्षा दूसरी कुछ नहीं है। लेकिन जो एक हिप्नोटिक स्पेल प्रधानमंत्री ने इस देश पर एक जाल बिछाया है हिप्नोटिज्म करके, मैं उनको पॉलिटिकल बाबा कहता हूँ, मैं उनको पॉलिटिशियन नहीं कहता। वो पॉलिटिशियन नहीं है। जैसे धर्मों में धार्मिक गुरु होते हैं और धार्मिक बाबा होते हैं, तो पॉलिटिक्स में पहली बार बाबागिरी हमने मोदी जी के रूप में देखी है। मोदी पॉलिटिकल बाबा है। तो बात ये होती है कि जब आप इस तरह की बात, जेब कतरे जैसा उसकी जो उपमा है आपने प्रधानमंत्री को जब दे दी है, तो उसका वो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। जैसा 2019 में चौकीदार चोर है काउंटर प्रोडक्टिव हुआ था। तो आप अगर एट द एंड ऑफ द डे अगर आप बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं इस तरह की बात करके, तो आप क्या कर रहे हैं? तो आपको इस भाषा से बचना होगा। मैंने उदाहरण दिया प्रियंका वाड्रा का, आप उनको देखिए, वो भी बहुत वो कड़ा हमला कर रही है मोदी के ऊपर, शाह के ऊपर, लेकिन उनकी भाषा में इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं है। उस तरह से कांग्रेस ने अपने आप को, मुझे लगता है कि उस मोल्ड में कांग्रेस ने आपको अपने आप को रखना चाहिए। जहां तक मुस्लिम हित का सवाल है, सच्चर कमीशन का रिपोर्ट 2011 में आया था, और वो 2011 में जो रिपोर्ट आया था वो कांग्रेस के रूल में जो कुछ भी हुआ मुसलमानों के साथ उसी के बारे में था। तो केवल मुसलमानों को प्रताड़ित नहीं करना, लेकिन मुसलमानों को दूर रखना, ये भी कांग्रेस ने किया है। स्ट्रेटेजिक जो गवर्नमेंट के आर्म्स हैं उससे मुसलमानों को दूर रखना, ये भी कांग्रेस के राज में हुआ है। तो वो बहुत ज्यादा मुसलमानों की हितैषी है वगैरह इस तरह का दावा कांग्रेस नहीं कर सकती, वरना सच्चर कमीशन का रिपोर्ट इस तरह से नहीं आता। तो और आज के हम बात करते हैं, तो कांग्रेस ने लव वर्सेस हेट की भाषा बंद कर दी है। अभी वो वेलफेयरिज्म की बात कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात का भी कांग्रेस को ध्यान आ गया है कि अगर वो हिंदू मुस्लिम के बाइनरी में बात करेंगे तो उनको नुकसान होगा, उस बाइनरी को एड्रेस करेंगे तो नुकसान होगा, मुसलमानों की हित की बात करेंगे तो नुकसान होगा, इसलिए वेलफेयरिज्म पे आए हैं। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर आप इतने न्याय प्रिय है, तो आप फिर लव हेट की भाषा आपने क्यों बंद कर दी? आप वेलफेयरिज्म पे क्यों आए? क्योंकि स्ट्रेटेजिकली आपको मालूम है कि आप मुसलमानों की बात करेंगे तो आपको नुकसान होगा, इसलिए बंद कर दिए। तो वहां पर अगर स्ट्रेटेजी के तौर पे आप ये करते हैं, तो यहाँ पर भी स्ट्रेटेजी के तौर पे अपने अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए, इतना ही मैं कहूंगा। जी बिल्कुल। और देखिए, एक लोकतांत्रिक देश है, और ये डिबेट भी जो है यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि कोई कुछ कह रहा है तो उसको शांत कर दिया जाए, बल्कि यहाँ पर सबको अपनी बातें कहने का पूरा पूरा हक और अधिकार है अपने तरीके से। ना किसी पर कोई सोच थोपी जा रही है और ना किसी से कुछ बुलवाने की कोशिश है। तो विवेक जी जो कहना चाहते थे उन्होंने यहाँ पर अपनी बखूबी अपनी बातों को रखा। पैनलिस्ट या मैं उनसे अग्री डिसअग्री कर सकते हैं और वो हमसे डिसअग्री और अग्री कर सकते हैं, बिल्कुल ये उनका अधिकार है और हमारा भी अधिकार है। हेमंत जी, लास्ट कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगी। और जाहिर सी बात है, जो विवेक जी ने बात कह दी है मुसलमानों वाली, वो जाहिर सी बात है पूरा डिबेट का एक इशू है, और उस पर अगर मैं छेड़ूंगी तो वक्त की बहुत कमी है और उसको बहुत लंबा पूरा
चला जाएगा। हालांकि उस पर बात की जा सकती थी कि कांग्रेस ने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की शुरुआत जो है की थी और सचर कमेटी भी उन्हीं के दौर में आई थी, जिससे ये पता चल गया कि मुसलमानों के हालात क्या है, उन्होंने क्या किया नहीं किया, उसकी अभी डिटेल में पूरी बात की जा सकती है और उनकी विवेक जी की कई बातों से मैं इत्तेफाक रखती हूँ। हेमंत जी, लेकिन अचानक से मथुरा चले जाना और मीराबाई की 525वीं वर्षगांठ वहां पर मनाना, क्या आपको लगता है कि वहां से कहीं ना कहीं राजस्थान के जो वोटर्स हैं, क्योंकि वहां से 4 या 5 बल्कि हो सकता है शायद 6 जिले वहां से लगते हैं, उनको साधने की पूरी कोशिश, वहां जाके राजस्थान का जिक्र करना और फिर पूरा का पूरा जो सरकारी मीडिया है वो बिल्कुल एकदम कदमों में उसका बिछ जाना और ये कहना कि पहले प्रधानमंत्री हैं जो वहां तक गए हैं, जो कृष्ण नगरी वहां पर मथुरा में वहां पर जाकर उन्होंने वहां पर दर्शन किए हैं। तो क्या ये अब तय हो गया है कि प्रधानमंत्री दरअसल चुनाव भले ही विधानसभा के हो रहे हों, लेकिन वो सारी की सारी पटकथा लिख रहे हैं 2024 की? वो प्रधानमंत्री तो है ही नहीं, वो बेसिकली बीजेपी के एक फुल टाइम कैंपेनर के तौर पे एक स्वयंसेवक के नाते घूमते हैं। प्रधानमंत्री वाली तो कोई भी उनकी, ना तो उनकी भाषा है, ना उनकी मर्यादा है, ना उनके अंदर कोई भी ऐसी चीज वो करते हैं जो बॉडी लैंग्वेज है कि वो इस देश के शीर्ष पद पर बैठे हैं। उनके तो एक ही काम है, पूरा दिन भर थिएट्रिक्स और ऑप्टिक्स, केवल सियासत के लिए। उसका देश के ऊपर, उस देश की एकता अखंडता के ऊपर, देश के संविधान के ऊपर, देश के कानून के ऊपर क्या असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्या संदेश जाएगा, इस बात से प्रधानमंत्री का कोई लेना देना नहीं। और ये कोई पहली बार नहीं है कि वो कृष्ण की जो जन्मभूमि पे चले गए। इससे पहले आपने देखा वो उत्तराखंड में एक गुफा में चले गए थे कैमरा लेकर। और इस तरह की तमाम चीजें, जब देश के अंदर आचार संहिता लागू हो रखी होती है और अलग अलग फेसेस में चुनाव होता है, तो प्रधानमंत्री ने तो ऐसा भी किया है कि एक एरिया में चुनाव हो रहा है उस स्टेट के अंदर और दूसरी एरिया के अंदर जाकर प्रचार कर रहे हैं। तो उनके लिए ये कोई भी चीज नई नहीं है। और ये जो चुनाव आयोग है, इसको लोग केचुआ क्यों कहने लगे कि इट हैज नो स्पाइन। ये सारी चीजें बेसिकली, देखिए एक चीज समझनी पड़ेगी, किसी भी संस्था को, किसी भी कानून को मजबूत कर, ये देखिए जो आचार संहिता थी, चुनाव आचार संहिता, ये क्या थी? ये कोई कानून नहीं है, ये सारे राजनीतिक दलों का मिलकर के सर्वसम्मति से एक फैसला था कि हम ये चीजें नहीं करेंगे, और अगर ये करेगा तो इसमें कोई फांसी नहीं टूट जाएगी। लेकिन उसमें जो एक पब्लिक शेम की बात आती है, आपको नोटिस दिया जाएगा, आपसे जवाब तलबी दी जाएगी, आपके ऊपर 2 दिन का प्रचार का बैन लगा दिया जाएगा, और अगर आपने डिसेंसी की लिमिट क्रॉस की तो हो सकता है पर्चा भी दर्ज हो जाए। ये सारे फेसेस हैं, उसमें कोई लंबी चौड़ी सजा नहीं। लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री को ही देश की परंपराओं का, देश की मर्यादाओं का, देश की शुचिताओं का अगर उनको ही ध्यान नहीं है, तो आप किससे उम्मीद करेंगे? और ये उनके लिए बिल्कुल भी नई बात नहीं है। आज की तारीख में तो हालत ये है कि एक एरिया में चुनाव होता है या पड़ोसी स्टेट में चुनाव होता है और दूसरी स्टेट में भाषणबाजी हो जाती है और ईवीएम के बटन से फांसी तोड़ने की बात की जाती है। आप अपने आप को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री कहते हैं। आपने सारी मर्यादाएं, सारी नैतिकताएं, सारे जो आचरण थे उनको तिराजली दे दी है, इसमें कोई शक नहीं है। अब सवाल केवल इतना है, एक बात जो बड़े दुख के साथ मुझे कहनी पड़ रही है कि इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा मतदाता वर्ग ऐसा पैदा हो गया है जो इस थिएट्रिक्स का ही कायल है, जो इस ऑप्टिक्स का ही कायल है, जो इन गलत चीजों का ही दीवाना। देखिए मोदी है तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मोदी तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस देश का जो सारा सिस्टम है उसका तो बेड़ा गर्क आपने कर ही दिया ना। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुझे बताइए कब देश के अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड आए थे? उसके बाद, और चुनावी प्रक्रिया लोकतंत्र के अंदर होती क्या है? लेवल प्लेइंग फील्ड। वो लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ है? और वो चुनाव आयोग का जो इलेक्टोरल बॉन्डिंग का जो मामला है वो कब से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है? कल्पना कर सकते हैं आप? इस देश के इंस्टीट्यूशंस की ये हालत कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज तक कौन सा ऐसा फैसला दे दिया है जिसके ऊपर सरकार के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस की स्थिति आए? राफेल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? अडानी की जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट थी, आज भी हियरिंग थी उसकी, क्या हुआ उसमें? तो सारी के सारे जो, मुझे बड़े दुख, व्यथित हृदय के साथ ही कहना पड़ता है कि आज जो भी देश के इंस्टीट्यूशंस थे, जो बहुत ही हमारे जो संविधानवेत्ता थे, उन्होंने बहुत सोच समझ के पूरी दुनिया के इतिहास को पढ़ करके, तजुर्बों को देख करके जो बनाया था, जो एक चेक्स एंड बैलेंस की स्थिति थी, आज उनका सत्यानाश कर दिया गया। और बहुत सारा एक वर्ग ऐसा है जो उसको भी वाह वाह कर रहा है। तो ये नंबर तो सबका आएगा बुशरा जी, किसका कब आएगा ये देखे जाने की बात है। और लोकतंत्र की मजबूती के लिए अगर इस तरह की आवाजें नहीं आई तो वो दिन बहुत जल्दी आ जाएगा और सबका नंबर और जल्दी आ जाएगा।
तो देश के अंदर जैसा विवेक जी ने कहा, जैसा शिबे जी ने कहा, देश के अंदर एक अलग तरह की अलग जगाने की जरूरत है। और वो ठीक क्या है और गलत क्या है, जब तक इसके ऊपर अवेकनिंग नहीं होगी तो एक बहुत बड़ा पैरासाइट वर्ग पैदा कर दिया गया है, जिसको ना तो काम से मतलब है ना रोजगार से मतलब है, उसको केवल तालियां ही बजानी है। कोई धर्म के नाम पर बजा रहा है, कोई जाति के नाम पर बता रहा है। प्रधानमंत्री अपने मुंह से कल कह रहे हैं गुर्जर समुदाय का नाम ले रहे हैं। कल्पना कर सकते हैं आप। इस देश का नैरेटिव ये होता है, ये स्तर है आपका। इस देश के लोकतांत्रिक मुखिया है आप जातिवाद की बात करते हैं चुनाव के दौरान, आप धर्म के नाम पर कहते हैं कि अयोध्या के मंदिर में हम मुफ्त क्यों देंगे। क्या ये एल्यूरमेंट ऑफ वोटर नहीं है? अमित शाह जो रोज भाषण दे रहे हैं, जो योगी जो बात कर रहे हैं, जो अपने असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, अगर कोई भी लोकतांत्रिक देश का जो चुनाव आयोग हमारा आजाद होता, ये लोग एक पल के लिए भी कैंपेनिंग नहीं कर सकते। मैं ये बता रहा हूं, इतनी धाराएं वायलेट की इन्होंने। लेकिन ना तो वो चुनाव आयोग रहा, ना वो कानून रहा। मैं विवेक जी की बात से 100% सहमत हूं, और जो शिवाजी की भावनाएं हैं उनसे भी सहमत हूं। लेकिन हालत इस देश की यहां कर दी कि आप पहली बात तो आप बोलें क्या, और बोलना चाहते हैं तो बोलें कहां। ये विकल्पहीनता की स्थिति, ये देश इतना दरिद्र कभी नहीं था जिस दरिद्रता में, वैचारिक, मानसिक और सोशल दरिद्रता में आज हम खड़े हुए हैं। ये बहुत दुर्भाग्य के साथ मुझे कहना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही बातें और बहुत सही शब्दों में इसको आपने रखा है। और प्रधानमंत्री तो भविष्यवाणी भी कर रहे हैं, आज ज्योतिषी भी बन गए हैं। और भविष्यवाणी कम, उनकी वो धमकी ज्यादा लग रही थी। अब कह रहे थे कि इस बार नहीं, अब कभी भी अशोक गहलोत जो है वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे। तो इस तरह की बताइए, एक लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक तरीके से चुना हुआ प्रधानमंत्री, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो इन तमाम चीजों को देखें और उनकी सुरक्षा करें, वो ये इस तरह की बातें करें, क्योंकि उनके लिए सिर्फ एक ही उनको चीज आती है कि उनको चुनाव जीतना है, चाहे कुछ भी करें। 30 सेकंड शिवा जी, टाइम अप हो गया है जी। बस इतना याद दिलाना है कि अमेरिका में जाकर के उन्होंने कहा कि देश में हर साल एक आईआईटी, एक आईआईएम बन रहा है और हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं। इतना झूठ बोलते हैं। एक हमें झूठ बोलने पर एक आयोग चाहिए, सिर्फ प्रधानमंत्री और किसी भी नेता का नहीं। एक प्रधानमंत्री के झूठों को पकड़ने के लिए एक आयोग चाहिए है, और वो आयोग रोज तय करे। फिर जो कहा गया कि कुत्ते का पिल्ला अगर गाड़ी के नीचे आ जाता है तो अफसोस होता है, ये सारी बातें कोई भूलेगा क्या? कौन भूल जाएगा? हमें कुत्ते का पिल्ला कहेंगे, हम भूल जाएंगे क्या? कोई नहीं भूलता है। सवाल यही है कि अब मैं बार बार ये कहूंगी, हमारी और आपकी, क्योंकि गोदी मीडिया जो कर रहा है उसने लेवल इतना गिरा दिया है कि अब हमारी और आपकी कोई हैसियत बची नहीं है इस सार्वजनिक पटल पे। सार्वजनिक पटल पे वही हो रहा है जो जनता अब कर रही है, क्योंकि सड़क के ऊपर इन्होंने पूरे सियासत को खेला है। इन्होंने हत्याएं करवाई हैं, लिंचिंग्स करवाई हैं, इन्होंने दूसरों की रैलियां नहीं होने दी हैं। तो हर कुछ अब सड़क के हवाले है। तो ये सड़क के हवाले चुनाव की कैंपेन भी चली गई है। इसलिए हम आपसे बार बार ये बात कह रहे हैं कि देखिए, ये आदर्श स्थितियों का चुनाव नहीं है। काश ऐसा होता कि हम उन आदर्श स्थितियों का चुनाव लड़ रहे होते, लेकिन साहित्यिक भाषा ना हम आज बोल सकते, ना उसका कोई अब मंतव्य रह गया है। तो मैं बस इतना ही अर्ज करना चाहती थी कि एक झूठा आयोग भी होना चाहिए, जो झूठों के इस देश में जो झूठ बोले गए हैं जनता के हवाले से, जनता के को लेकर के जो झूठ बोले गए हैं उसको भी पकड़े, और इस पर भी बात होनी चाहिए। बिल्कुल। और दरभंगा में एम्स बना था, वो लोग ढूंढते रह गए, बहुत सारे वहां कैमरा लेकर पहुंचे थे और ढूंढते ही रह गए, वहां एम्स ही नहीं मिला। तो इसी तरह से वो जो आपकी बात कह रही हैं वो उसी तरह से ही सच साबित हो रही होगी। बहुत शुक्रिया शर्म ही नहीं आती, कुछ भी बोलते हैं। जी, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना वक्त देने के लिए शुक्रिया। आप तमाम दर्शकों का भी इतने लंबे वक्त तक हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस चर्चा का हिस्सा आप भी हमारे साथ बने। लगातार जो आपके कमेंट्स हैं वो मैं देखती रहती हूँ, पढ़ती भी रहती हूँ। बहुत शुक्रिया अपने कीमती राय हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे कार्यक्रम को सराहने के लिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप कार्यक्रम को शेयर करें, ताकि ये तमाम बातें लोगों के बीच पहुंचे और एक जागरूकता उनके बीच भी रहे। और भी जो तमाम हमारी वीडियोज हैं डीबी लाइव की, उनको भी आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। 7 बजे आपके साथ जुड़ेंगे राजीव जी न्यूज पॉइंट लेकर, रोज की तरह। नमस्कार।